राष्ट्रीय संयोजक है, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संविधान के संबंध में वे अपने विचार प्रस्तुत करें। साथियों, मैं इस समय कोई पदाधिकारी आईपीएफ का नहीं हूं। दारापुरी जी संयोजक पुराने आधार पर कह रहे हैं, जब हमको एसपी शुक्ला वगैरह जी ने बनाया था। मेरी पहचान आईपीएफ में इतनी है कि मैं इसका संस्थापक सदस्य रहा हूं और इसकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसका मैं पार्ट हूं। अभी हम संविधान के इतर भी जितनी बातें हैं उसको संक्षेप में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कल मैंने देखा हमारे पहले सत्र में, जिसकी सदारत सुमूर्ति जी और अन्य साथियों ने किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव साथियों के रहे। प्रशांत भूषण भी एआई की बात करते हुए एक इक्विटेबल सोसाइटी के निर्माण में एआई की भूमिका हो सकती है, इसको उन्होंने भी स्वीकार किया। हमारे बीच में अजीत झा जी, जो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रेसिडियम के मेंबर हैं, उन्होंने भी कैसे 20वीं सेंचुरी के जितनी आइडियोलॉजीज हैं, 20वीं सदी की जितनी विचारधाराएं हैं, उनके विभिन्न प्रयोगों के बारे में उन्होंने बताया और उन प्रयोगों के अंदर की जो सीमाएं थीं उसको भी उन्होंने उजागर किया। वो भी इस संदर्भ में पुराने से सीखते हुए नया क्या प्रयोग किया जा सकता है, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। दूसरे सत्र में जो चर्चा हुई, मैं साफ उस पर रख देना चाहता हूं। मुझे एक आध बार उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जरूरी मेरे लिए नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं एक बार ही, जब हमें मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। हमारे बीच में आप जानते हैं, उड़ीसा से अक्षय जी हैं, आए हैं, और इन्होंने भी अरुण कुमार जी ने जो पूरा प्रस्ताव रखा था पॉइंट वाइज, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही कि एक राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए हम लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा भी बनाना चाहिए। तो यह मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में भी इसकी एक दिशा है और सम्मेलन ने इसको स्वीकार भी कर लिया। तो उसमें मैं जो परिचय वाली बात थी, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो हमने सोचा, जो हमने अपने साथियों को अपने स्तर का जो मेरा सहयोग था उसको हमने दिया, उस पर मैं रमन जी की अभी जो टिप्पणी थी या अभी अब्रॉल की जो टिप्पणी थी, वह हमारी नोटिस में है और वो एक महत्वपूर्ण इन लोगों के सुझाव है। राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति के बारे में मैं, साथी विजय प्रताप जी भी मौजूद है, उनको भी मैं चाहता था दो शब्द बोलते,
लेकिन अब वो मंचों पर, इस तरह के मंचों पर आने से बचते हैं मेरे ख्याल से। तो लेकिन एक पुराने, मैं कह सकता हूं कि सैद्धांतिकी में उनकी समझ, राजनीतिक सैद्धांतिकी में उनकी समझ अच्छी है। उनसे बहुत कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोगों ने जो कहा उसके अलावा कुछ नया होता तो मैं जरूर बोलता। तो इनका कहना है कि जो आपने कहा मेरे मन की बात उसमें हो गई है, इसलिए मैं नहीं बोला। सुमूर्ति जी हमारे बीच में, जयप्रकाश जी ने जो संघर्ष वाणी बनाई थी उसके पहले नेशनल कन्वीनर थे, उनका सुझाव और सहयोग मिलता रहा। अब मैं एब्रॉल का भी और आप सब लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जो एक वाम उदार परंपरा है, और ये परंपरा 20वीं सदी की विचारधारा के सभी रूपों में मौजूद रहा है। चाहे वामपंथ में देखिए, या आप गांधी आंदोलन में देखिए, समाजवादी आंदोलन में देखिए, और यहां तक कि पेरियार, फूले, डॉक्टर अंबेडकर की भी परंपरा में देखिए। जो आज का यथार्थ है उससे रूबरू होना और उसको स्वीकार करना, ये साहस मुझे नहीं दिखता है, उसे नजरअंदाज किया जाता है। मैं जानता था, इसलिए पहले ही पैरा में जब हमने लिखा कि हिंदुत्व की जो ताकतें हैं वो वाम उदार राजनीतिक ताकतों से आगे हो गई, यह तथ्य हमें स्वीकारना हो। और हमने ये कहा कि अगर वो हमसे आगे हो गई हैं, इतना समृद्ध उपनिवेशवाद विरोधी हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन था, आज भी देश भर में ढेर सारे आंदोलन चल रहे हैं, बावजूद इसके हम पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं? इस पर हमको अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, अपनी राजनीतिक दिशा का पुनर्मूल्यांकन करना। नई परिस्थिति का कोई नयापन हमारे साथियों में नहीं दिख रहा है। बने बनाए फार्मूले हैं, उसके तहत हम लोग उसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैं ये मानता हूं, ये सामान्य स्थिति भारत की राजनीति में नहीं है, करीब उस पर मैं व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं। सभी लोग जानते हैं कि संविधान के माध्यम से ही इस देश में अभी फिलहाल तानाशाही लाने का प्रमुख प्रयास संघ भाजपा की तरफ से है। वो सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं संविधान के, और इमरजेंसी बार बार कोट करते हैं। हमारे समाजवादी भी बहुत सारे साथी लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और इमरजेंसी लगाना और आज देश में फांसीवाद ले आना, दोनों को करीब करीब समतुल्य बना देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तानाशाही में हिंदुत्व के साथ साथ ग्लोबल फिनेंस कैपिटल का जो प्रेरक ताकत है, कारपोरेट की जो भूमिका है, और जो राज्य का पूंजी और एग्जीक्यूटिव अधिकार का केंद्रीकरण है, इसको आप अलग अलग देखने की जगह एक समुच्चय होल में देखिए, एक समुच्चय इकाई के बतौर देखिए। तो मैं देखता हूं हमारे बहुजन विचार के जो लोग हैं,
उनके सामने ये कभी, माफ कीजिएगा हमारे साथी एक बोल के गए हैं, पता नहीं है कि चले गए हैं, मित्र संगठन है, मैं इसे एक व्याख्यागत कह रहा हूं, बहुजन थियरी को काशीराम जी से जोड़ के उन्होंने प्रस्तुत किया। ये भूल गए कि 96 में ही, 1996 में ही ये जो सर्जन थियरी आई, ये काशीराम की ही पार्टी की तरफ से आई। बहुजन का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला, और उसमें अगर आरएसएस का उत्तर प्रदेश में विस्तार और विकास हुआ है तो उसकी वैधता प्रदान करने में बीएसपी की भी बड़ी भूमिका है। तो बहुजन के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। बाबूराम पाल जी हमारे बीच में है, एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चलाए हैं उसके कोर इंचार्ज है। मैं इस सवाल पर ये दो बात कहता हूं, हिस्सेदारी भी चाहिए, लेकिन राज्य का चरित्र क्या होगा, इस पर आप चुप क्यों रहते हो? राज्य का चरित्र भी लोकतांत्रिक हो। राज्य का चरित्र अगर लोकतांत्रिक नहीं हुआ तो आप हिस्सेदारी लेके करेंगे क्या? कुछ परिवार आपके समृद्ध हो जाएंगे, कुछ घर मजबूत हो जाएंगे, कुछ आप भी, जिसको नव ब्राह्मण बात कहते हैं, वही आप भी वही ढर्रे पे जाएंगे जो कभी सवर्ण जातियां किया करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो 20वीं सदी की हमारी विचारधारा है, जिसके सब चीजों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन यह चुनौती आपके सामने 20वीं सदी की विचारधाराएं रखती हैं कि वर्तमान दौर में जो आपके राजनीतिक कार्यभार है, जिसको आप वैज्ञानिक नजरिया कह सकते हैं या मार्क्सवादी दृष्टि से कह सकते हैं, मेथोडोलॉजी के लिए आपको अपना कंस्ट्रक्ट खुद करना है। नई परिस्थिति का राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक थियराइजेशन आपको खुद करना है। बने बनाए सूत्रों में, फार्मूलों में आप चीजों को नहीं चला सकते। तो एक राजनीतिक प्रश्न पर मैंने यह भी कहा, एक बहुत गलत धारणा है साथियों में, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। मेरी जिंदगी भी लगभग 45-46 साल आंदोलनों में बीती है, जेल में बीता है, संघर्षों में बीता है। आंदोलन अपने में पर्याप्त नहीं है। हमने देखा, मैं भी नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम में किसान संगठनों के साथ था। मैंने उनसे कहा कि आप राजनीतिक नजरिए पर गैर राजनीतिक शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? हमने देखा कि इतना बड़ा किसान आंदोलन जब पॉलिटिकल फील्ड में गया तो कहीं 4 से, कहीं 5 से, कहीं 7 से, सब उनके पॉलिटिकल लोगों को वोट मिला। यह कौन सी, ये इस पूरी लड़ाई से तो जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन ने बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट की थी, लेकिन अन्ना हजारे का जो पूरा प्रारूप था, उसने जितना नुकसान पहुंचाया, जितना, इसी वजह से अन्ना हजारे आंदोलन हो गया कि लोग सोचते हैं कि आंदोलन तो खड़ा हुआ, कार्यकर्ता तैयार हुए। कार्यकर्ता किसके लिए तैयार हुए? आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी क्या है? ये जो स्थापित पार्टियां हैं, इनसे कोई भिन्न रुख उसने अख्तियार किया?
कुछ मामलों में तो इसका जो चरित्र है ज्यादा संदिग्ध है, खासतौर पर विदेशी पूंजी लेने के संदर्भ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन सही की दृष्टि साफ होनी चाहिए कि वह एक नई ऑटोनमस राजनीति भी वह आंदोलन खड़ा कर रहा है कि नहीं खड़ा कर रहा है। और राजनीति में 45 साल में हमने सुना है, समझा है कि हमको 24/7 इन दलों के साथ पॉलिटिकल कंपटीशन में आना पड़ेगा, तभी हम बीजेपी और आरएसएस के प्रारूप को तोड़ सके। आंदोलन माध्यम है एक लोकतांत्रिक राजनीति खड़ा करने की। आंदोलन अपने में सब कुछ नहीं। अदरवाइज आंदोलन में जिस तरह से किसान संघर्ष को आपने देखा, जिस तरह से इतने बड़े भारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आपने देखा, लेकिन उसका पॉलिटिकल कंटेंट, समाज को प्रभावित करने वाला कंटेंट उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। यह प्रभावशाली की श्रेणी में भी माना जाए कि न माना जाए राजनीतिक ढंग से, इस पर विचार हो सकता है। तो एक तो इस संदर्भ में मेरा कहना है, हम जितने भी प्रयोग हुए उन प्रयोगों से, जैसे रमन जी ने कहा कि एकेडमिक डिमर्स में मार्क्सवादी ही भारी पड़े थे, लेकिन 80 के बाद जो नई परिस्थितियां पैदा हुई, स्थापित मार्क्सवाद ने उसकी व्याख्या करने में असफल रहा है। ये बात सही। मार्क्सवाद भी हमारे देश में पार्टियों का पंथ हो गया। कुछ पार्टियों ने इसे पंथिक बना दिया। हिस्ट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में, नई परिस्थिति के बारे में कुछ बने बने फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से उसको वो व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूं कि मार्क्सवाद को डायनेमिक होना होगा, और मार्क्सवाद की ही दुनिया में देखिएगा बहुत सारी धाराएं हैं जिन्होंने इस जड़ता मूलक समाज के मार्क्सवादी व्याख्या की चुनौती मार्क्सवाद के अंदर से दी है। लेकिन हमारी एक जिस स्कूलिंग हुई थी, जहां स्कूलिंग हुई वहां अगर हमने देखा, वो स्कूलिंग एक खास पर्टिकुलर स्कूल का हुआ, जो आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों के बैनर में गर्व के साथ लिखा जाता है, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, और कुछ लोग माओ को रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। और विचारधारा में भी लिखते हैं कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा। कुछ लोग विचारधारा कहते हैं, कोई माओवाद कहता है। ये जो पीपुल्स वार का पूरा पतन हुआ है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, गढ़चौली में, ये उसी माओवाद, बदली हुई परिस्थितियों में भी लिबरेटेड जोन की अवधारणा पर लोग खड़े थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा नए सिरे से आपको सोचना। कुछ लोग हमसे कहते हैं, मैंने कहा कि मैं वाम और दक्षिण इस तरह के ध्रुवीकरण के पुरानी शब्दावली का भी मैं पक्षधर नहीं। संतोष भारती इंडिया, जो उनकी एक लाउड इंडिया इंटरव्यू में हमसे पूछे, तो मैंने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहने में गांधी से लेके और जितने भी यहाँ धारा के लोग हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे अम्बेडकराइट हो,
उनको वामपंथी कहने की जगह कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में बोले कि हम इन सब लोगों को वामपंथी मानते हैं। मैंने कहा आप अपने वामपंथ को क्यों चिपकाना चाहते हैं? वर्धन साहब से मेरी बात हो रही थी, दिवंगत हो गए। हमने कहा आप क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हम उनको डेमोक्रेटिक कहें? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकार बना लेना, यही डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक आप लेफ्ट राइट, ये कब तक बाइनरी आप चलाएंगे? ये बाइनरी आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक कोलिशन में जाना होगा। अभी प्रकाश जी ने भी भेजा हमको, बात भी हुई, मेरी मित्र है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कैसे मजबूत किया जाए। मैंने कहा क्यों? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस का ना जरूरी है क्या? पहचान ले आना जरूरी है क्या? आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक फ्रंट बने, तो डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने में एतराज क्या है? अगर आप सही मायने में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसी में मैं, हमारे साथ में जो साथी बैठे हैं, मैंने कहा ये 20वीं सदी में एक अभियान चल गया पूंजीवाद बनाम समाजवाद का। लेनिन की एक खास परिस्थिति थी। लेनिन ने जिस इनकलाब को लीड किया उसको उन्होंने समाजवादी कहा, लेकिन क्या लेनिन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की? लेनिन 2 कदम पीछे हटके उन्होंने जो व्यवस्था लागू की उसको बहुत लोग पूंजीवादी ही कहेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन ने कहा कि हम कर ही नहीं सकते इस चीज को। और वही आपने देखा माओ ने जो गलती की, सबको डेविएशन और ये वो कह के, तो माओ अपने समय में ही पराभव के शिकार हो गए। और नई पीढ़ी अगर उनकी आई, जिसको हम खारिज करते हैं, उस नई पीढ़ी ने चीन को बचा दिया। अगर पुराने ही दायरे में रहे होते तो चीन बचता नहीं। चाहे नाम मात्र का ही सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन आज चीन वहां रहता नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं आप गांधी की बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा गांधी आज भी प्रासंगिक है, तारीफ नहीं मैं करता। मैं गांधी की मूर्ति की पूजा नहीं करता, आश्रम पर जाके उनके नाम 2 कदम नहीं चलाता, लेकिन गांधी को मैं भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइंड मानता हूं। गांधी को मालूम था कि सभी संघर्षों को जोड़ते हुए गांधी ने पश्चिम के विरुद्ध गरीब मुल्कों के साथ भारत का जो प्रयोग हुआ, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और दूसरा जो मैत्री भाव था हमारे समाज का, हमारी जो संवेदना मैत्री भाव की थी, फ्रेटर्निटी की थी, जो हमारे वेद में की कुछ ऋचाओं में भी है, और जो बुद्ध से लेके लोकायत परंपरा में भी है, वह जनता के बीच में मैत्री भाव, बहुलता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने का था। ये गांधी का यह जो प्रयोग था, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की अवहेलना करते हैं। मैं भारतवर्ष में बहुत बड़ा थिंकर डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूं, उनके रेडिकलिज्म को मानता हूं। उनकी लड़ाई गांधी जी के साथ थी, वो जेन्युइन थी। दोनों के अप्रोच भिन्न थे, लेकिन दोनों में यूनिटी भी थी। यूनिटी न होती तो कैबिनेट में आते ही क्यों डॉक्टर अंबेडकर? तो कोई संघर्ष केवल संघर्ष के लिए नहीं चलता है, एकता भी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी की तारीख में हमने मोटे तौर पर जो
एक मोर्चे के लिए मान्य हो सके, उसी बात को हमने कल आज के प्रयोगों में रखा है। जैसे एसपी शुक्ला जी जो इस आईपीएफ के पॉलिटिकल थियरी को डेवलप करने में भूमिका निभाई, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि साउथ के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार करना चाहते हैं। तो उन्होंने जया का नाम लिया, विनीत का नाम लिया, कहा कि वो अच्छा काम है उस पर, जया को इसके लिए अप्रोच करो। तो जया को मैंने कहा, ये भी फाउंडर मेंबर में ही थी। हम जब अनशन पर बैठे थे 10 दिन के लिए, तो जया जी उस समय, जिसमें जस्टिस सच्चर से लेके वर्धन प्रकाश सब लोग आते थे, तो जया जी ने उस समय भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वहां मैंने ये कहा कि भाई देखिए, आज जो ट्रंप है वो कल के अमेरिका का प्रतिनिधि नहीं है। कल का जो अमेरिका था वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व व्यवस्था बनी, जिसको ब्रॉडली लोग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में जानते हैं, उदार व्यवस्था में, जिसमें संस्थाएं बनी, आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, यूएनओ बना, ढेर सारी एजेंसीज बनी, वो पर्दा ले करके हुकूमत अमेरिका करता। और इसी पर्दे में अमेरिका ने पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी हेजिमोनी कायम कर ली। आज जब चीन का राइज हो रहा है, तो यह वो बड़ा चुनौती महसूस कर रहा है कि चीन हमारी हेजिमोनी को टक्कर देगा। इसलिए अभी तक जिसने जितने नियम बनाए गए थे उनको उसने नकार दिया। नकारने में यहां तक चला गया कि हम कोई संप्रभु राष्ट्र मानते ही नहीं, जबकि ये प्रिंसिपल था, छोटा हो बड़ा हो, राष्ट्र की सॉवरेनिटी, उसकी सॉलिडरिटी, उसकी इंटीग्रिटी स्वीकार होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हमारे कुछ लोग कहते हैं विदूषक है, विदूषक है। अरे भाई, वो विदूषक नहीं है, वो उसी इंपेरियलिज्म को बचाने के लिए एक नया चेहरा है जो नॉन कन्वेंशनल ढंग से फिर अमेरिकन हेजिमोनी को रीस्टेब्लिश करना चाहता है। उसका मकसद अमेरिका को डीस्टेबलाइज करना नहीं है। उसने ये देख लिया कि अमेरिका पुराने ढंग से वर्ल्ड में अपनी हेजिमोनी नहीं रख सकता है, इसलिए उसने बदल दिया उस समय। नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक ढंग से वह पुनर्अपनी स्थापना कर रहा है। और उसमें ये कल विनीत ने रखा ही था, किस तरह से फिलीपाइंस, यहाँ आपके पैलेस्टीनियंस के साथ गाजा में, वेस्ट बैंक में किस तरह से चीजें होती हैं, ये दुनिया के सामने। तो एक भारत के ही साथ देखिए, विश्व गुरु बनने का जो भी सपना इन्होंने दिखाया था, इतना बुरा प्रधानमंत्री इस देश में, इतना बैंकरप्ट प्रधानमंत्री इस देश ने आज तक नहीं देखा था, जितना बड़ा बैंकरप्ट हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन हमको सोचना होगा कि ये सब बैंकरप्सी के बाद भी जनता के पीछे, जनता उसके पीछे गोलबंद क्यों है? तो यहां मैं देखता हूं कि हमारे अंदर में जो विपक्ष है उसके अंदर कमजोरी है। हमने सही ढंग से शिनाख्त करके राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जन आंदोलन नहीं किया। सत्येंद्र जी इस बात से कल क्षुब्ध थे, प्रशांत जी और अजित झा की बात सुन के। मैंने कहा, उनका कहना है कि चीन का जो मॉडल है उस मॉडल को दुनिया को सीखना चाहिए। हमने कहा देखिए, चीन मेरी नजर में, जहां तक ग्लोबल ऑर्डर की बात है, जो यूनिपोलर ग्लोबल ऑर्डर है, उसके खिलाफ जो मल्टीपोलर ऑर्डर के लिए चीन लड़ रहा है, या साउथ देशों को गोलबंद कर रहा है,
लेकिन उसकी मैं भूमिका बहुत बड़ी भूमिका मानता हूं। लेकिन ब्रिक्स बनाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स भी ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से डीलिंक करने के सवाल पर आज तक उसमें बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से डीलिंक नहीं कर रही। तो ब्रिक्स एक अच्छा कदम है, लेकिन यह अपने में पर्याप्त नहीं है। अंतिम लक्ष्य वही है कि फाइनेंस कैपिटल के साथ हम कैसे स्वतंत्र हो, अपनी पूंजी कैसे बनाएं, अपनी तकनीक कैसे बनाएं, अपना बाजार कैसे बनाएं, यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीपोलैरिटी की, मैं चीन को मानता हूं, लेकिन चीन के अंदर की जो व्यवस्था है उसका मैं समर्थक नहीं। चाहे वो भले कहें कि हमारे यहां ये नया एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी का है, एक सर्वसत्तावादी राज्य से विकास की जो अवधारणा है, हो सकता है वो देश विकसित हो जाए, लेकिन आजादी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा रही है, इस परंपरा से हम सीखते हैं। इसी सवाल पर आचार्य नरेंद्र देव से लेकर सब लोगों का मतभेद भी था। तो इसलिए मैं इस बिंदु पर पहुंचा हूं, ये जितनी धाराएं हैं, चाहे वो बहुजन के नाम पर हो, चाहे मार्क्सवाद के नाम पर हो, चाहे गांधी के नाम पर हो या अंबेडकर के नाम पर हो, इनको जरूर पुनर्मूल्यांकन अपने थियराइजेशन का करना होगा, और जो आज प्रासंगिक नहीं रह गया है उसे छोड़ देना होगा। मैं समझता हूं कि आपका समय मैंने ज्यादा ले लिया, खाने का भी समय है, अभी टाइम है। तो ये मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई हैं, और मुझे देखिए इसकी एक बड़ी खुशी है कि जो काम बहुत लोग लगे रहने के बाद भी नहीं कर पाए, भारत की जरूरत के हिसाब से एक लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन करना, और उस लोकतंत्र के लिए अभी ये मानना समाजवाद की वकालत करना अभी काम नहीं है। अभी हमारे देश में बहुत सारी उत्पादन की शक्तियां हैं, उनके विकास का मौका ही हमने नहीं दिया। यहां तक कि हम अपने खेती से उत्पन्न जो पैदावार है उसके हिसाब से कल कारखाने प्रोसेसिंग नहीं शुरू की। हमारी पूरी एमएसएमई खत्म हो गई। हमारे पूरे के पूरे 6 लाख करोड़ जो आपकी छोटा उद्योग कह लीजिए, 4-5 आदमी जहां काम कर रहे हैं, वो बर्बाद हो गए। इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम समाजवाद लाएंगे। किस तरह का समाजवाद आप लाएंगे? अरे कुछ बात तो नई पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए। हम ज्योतिषाचार्य नहीं है कि बता देंगे कि कल कैसे चलेगा। अभी हमको इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो अभी इलेक्टोरल लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र है, इसको जन लोकतंत्र बनाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, और इस जन लोकतंत्र के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जो पुराने साथी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अब हम यह कह सकते हैं कि हम भारतवर्ष में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक मंच बनाने में एक कदम आगे बढ़ाए हैं। इस पर मुझे जनता को हम बधाई देते हैं, और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से पहुंचते हुए आप यह जो सम्मेलन संपादित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में एक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करने के लिए आप हर बड़े आंदोलनों को विकसित करेंगे और चलाएंगे।
यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों को नमस्कार।